वेलकम टू एनएम क्लासेस। प्रिय छात्रों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के हम क्लास में देखेंगे, इसमें पश्चिमी भारत के जो शक क्षत्रप हैं। मैं 2 दिन बाद क्लास दे रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कारण रहे थे। थोड़ा शोक जो सभाएँ थी उनमें वह हुआ था। मैं आजकल आप जान ही रहे हैं कि कितने केसेस हो रहे हैं कोविड के कारण। तो आप सभी लोग, मेरी यही आप लोगों से आग्रह और प्रार्थना भी है प्रिय छात्रों की, सब लोग ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर आप लोग निकलें, ठीक है। तो देखते हैं आज पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप। इससे साफ साफ स्पष्ट है कि जो सीथियन जो क्षत्रप थे उनका जो शासन बाद में रह गया था कुषाणों के बाद, वो वेस्टर्न इंडिया में रह गया था। तो वेस्ट इंडिया में देखेंगे कौन कौन से थे। छहरता जो एक वंश था, उसके एक शासक थे, बहुत ही प्रसिद्ध शासक भूमाका। इनका जो शासनकाल रहा वो 78 सेंचुरी में था, 78 ईस्वी में था, ठीक है। तो 78 ईस्वी में हम देखते हैं इनके बारे में कि इन जो ये थे भूमाका, वो मूल रूप से कनिष्क के प्रति निष्ठावान रहे। और बाद में इनके जो सिक्के पाए गए हैं भूमाका के, उसमें ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि पाई गई है। और इनके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो मालवा और राजस्थान के अजमेर से प्राप्त हुए हैं। और कुछ जो सिक्के हैं वो तटीय गुजरात से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दूसरे जो शासक आए उनके बाद, उनका नाम था नहपान। नहपान का जो समयकाल है वो लगभग 119 ईस्वी से लेके 125 ईस्वी से तक था। लगभग 6 वर्ष इन्होंने शासन किया था। तो उसमें हम देखते हैं कि इनकी जो राजधानी थी, तो राजधानी इनकी थी मिन्नागर, जो कि आधुनिक क्या है, दोहा है। दोहा कहाँ पर, एक पोर्ट है, वो इस समय कहाँ पर है, आधुनिक गुजरात में है। तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर इनका जो शासनकाल रहा वो गुजरात के आसपास रहा, ठीक है। तो अभी इसके आगे देखते हैं कि इनका जो शासन कहाँ कहाँ तक था। मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ हिस्सों में इनका शासन रहा, ठीक है। और लगभग निचली सिंधु घाटी में भी इनका थोड़ा शासन था, ठीक है। इनमें एक उनके प्रसिद्ध अमात्य थे जिनका इनके जो अभिलेख हैं उसमें उनका उल्लेख मिलता है। उनका नाम था आर्यमन, ठीक है। अच्छा, और पुणे, ये मैंने इसमें लिख रखा है, पुणे, अजमेर, नासिक, जो इनमें कुछ दान दिए गए कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि कहाँ से मिलते हैं, कार्ले गुफाओं से। और कार्ले जो गुफाएं हैं वो ज़्यादातर बौद्ध काल की गुफाएं हैं। और ये कहाँ पर है आजकल, महाराष्ट्र में, ठीक है, उत्तरी महाराष्ट्र में है ये। बाद में क्या हुआ कि दक्कन पर आधिपत्य के लिए सातवाहन शासक जो थे गौतमी पुत्र शातकर्णी और नहपान के बीच दक्कन पर आधिपत्य के लिए आपस में संघर्ष हुआ, जिसमें गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नहपान की हत्या कर दी और उस पूरे क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया, ठीक है। और इसका जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो गौतमी बालाश्री, जो उनकी माता थी गौतमी पुत्र शातकर्णी की, वहाँ उनके जो रॉक एडिक्ट्स हैं उसमें भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। और इनकी विजय का जो उल्लेख है वो नासिक और पुणे के जो वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहाँ से भी उनकी विजय का जो उल्लेख वहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। और एक उल्लेख और प्राप्त होता है, थोड़ा महत्वपूर्ण है, कि जो नहपान के दामाद थे उषा वदत्त, उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके क्या साक्ष्य हैं कि बौद्ध सन्यासियों को इन्होंने खेत दान में दिया था, ठीक है। दूसरे जो उसके बाद शासक आए, जैसे छहरता वंश था, ऐसे ही एक कर्दमक एक वंश आया। उसके बाद जब छहरता वंश की एक तरीके से समाप्ति हो गई, तो उसके बाद कौन आए थे, कर्दमक, ठीक है। तो कर्दमक ये भी कौन थे, सीथियन थे, क्षत्रप थे। तो इनके शासक अब कौन कौन हुए, तो इनके शासक देखते हैं। पहले इसके जो संस्थापक थे कर्दमक के, उनका नाम था चष्टन। तो चष्टन जो थे वो कर्दमक के संस्थापक थे। लगभग 120 ईस्वी में इन्होंने
कर्दमक की स्थापना की और अपने नाम से ही वंश बनाया जिसको नाम इन्होंने दिया चष्टन वंश। ठीक है, और इनका जो शासन था वो दक्षिणी पश्चिमी प्रांतों में इनका एक तरीके से शासन था। सिंध के जो ये सिंध क्षेत्र में इनका शासन था और इनके बाद में पुत्र हुए जयदमन, और जयदमन के बाद ही इनके पुत्र हुए रुद्रदमन, जो कि सबसे प्रसिद्ध कर्दमक शासक हुए, क्षत्रप हुए। ठीक है, इनका नाम था रुद्रदमन प्रथम। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि जो पूछता है वो इसी में से ज़्यादातर पूछता है रुद्रदमन प्रथम के बारे में। तो रुद्रदमन प्रथम का जो शासनकाल था वो 130 ईस्वी से लेकर 152 ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन अपना किया था। लगभग 22 वर्ष इन्होंने शासन किया था। तो इसमें क्या था कि रुद्रदमन प्रथम जो थे वो सबसे प्रसिद्ध क्षत्रप थे और इन्होंने लगभग पूरे पश्चिमी भारत पे शासन किया था। केवल 2 क्षेत्रों को अगर हम छोड़ दें तो जिनमें नासिक और पुणे जो क्षेत्र थे वो इनके उसमें शासन क्षेत्र में नहीं थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण जिनका कार्य है जिसमें से यही प्रश्न आता है कि काठियावाड़ की जो अर्धशुष्क काठियावाड़ या गिरनार की जो झील थी, इसका नाम था सुदर्शन झील, जो कि महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी और उसका इन्होंने क्या किया था, मरम्मत करवाई थी। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो बनवाई गई झील थी उसकी मरम्मत करवाई थी। किसने? रुद्रदमन प्रथम ने। ठीक है, और इसका ही एक बहुत बड़ा रॉकेटिड्स प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं गिरनार का अभिलेख या फिर काठियावाड़ का अभिलेख या जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, तीनों एक ही नाम है और यही एक सबसे पहले ऐसे बोले जाते हैं कि प्राचीन भारत के पहले शाही अभिलेख हैं जो संस्कृत में लिखे हुए थे। ठीक है, और जो अन्य इसके अलावा जो रॉक एडिट्स प्राप्त हुए वो प्राकृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। रॉक एडिट्स का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, शाही अभिलेख या फिर अभिलेख। ठीक है, तो वहाँ से और एक बाद में क्या हुआ कि रुद्रदमन प्रथम का सातवाहन जो शासक थे गौतमीपुत्र शातकर्णी, इनका इनसे 2 बार युद्ध हुआ। तो लेकिन गौतमीपुत्र शातकर्णी इतने वीर थे तब भी रुद्रदमन प्रथम से युद्ध में हार गए और एक बार नहीं 2 बार हारे। और हारने के बाद इन्होंने रुद्रदमन प्रथम ने अपनी बेटी का विवाह गौतमीपुत्र शातकर्णी के बेटे से करवाया जिसका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से एक प्रश्न आता है कि वह पहले ऐसे कौन से शासक थे, सातवाहन ऐसे पहले कौन से शासक थे जिन्होंने लेड के सिक्के जारी करवाए थे। तो ये प्रश्न भी आता है कि ऐसे कौन शासक थे जिन्होंने लेड के सिक्के जारी करवाए थे। वह थे सातवाहन शासक। और सर्वप्रथम ऐसा कौन सा था शासक, वो थे आपके वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ये कहाँ, ये कैसे इसकी साक्ष्य प्राप्त हुए? उनके सिक्कों पर ज़्यादातर जो समुद्री जहाज थे उनकी एक तरीके से उनकी आकृति प्राप्त हुई है उनके सिक्कों से। ठीक है, और इनके जो बाद में लास्ट जो अंतिम शक राजा थे उनका नाम था विश्वसेन। विश्वसेन जो थे वो अंतिम क्षत्रप थे और उसके बाद चष्टन वंश की भी समाप्ति हो गई। अच्छा, इसके बारे में हम देखते हैं कि इनका मध्य एशिया पर इनके शासन का क्या प्रभाव था और इनकी मध्य एशिया के जो इसके शासन थे इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है, देखते हैं। तो पहली विशेषता क्या थी? पहली यह थी विशेषता कि शक और कुषाणों के जो ज़्यादातर महल या घर वगैरह उनके होते थे वो पकी हुई ईंटों के होते थे, इसलिए इस शासन को ईंटों की दीवारों का भी शासन के नाम से संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि फर्श पे और छत पे जो टाइल्स का आजकल यूज़ होता है वह जो देन है वो शक और कुषाणों के शासनकाल की ही देन रही है। ठीक है, और इनके जो बर्तन प्राप्त होते हैं वो लाल मिट्टी के बर्तन होते थे और पॉलिश किए गए बर्तन होते थे।
और इनमें ज़्यादातर जो आपने देखा होगा बगीचों वगैरह में जो फुहार लगाते हैं या छिड़काव हुआ लगाते हैं, वह जो एक तरीके से गज़ल है वो भी शक और कुषाणों की वंश की ही देन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य एशिया की जो पहाड़ी थी अल्ताई पहाड़ी, ठीक है, इसका ये आज का आपके लिए प्रश्न भी है कि अल्ताई पहाड़ी मध्य एशिया में किस देश में है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता था, वहाँ से भारत में सोना आयात होता था। ठीक है, और कुषाणों के जो सिल्क रूट थे उस पर उनका अच्छा खासा नियंत्रण था, इसलिए उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। वो क्यों थी, क्योंकि रेशम का जो उस समय उत्पादन होता था वह कुषाणों के द्वारा बड़ा जोर से, बड़ा बहुत ही बृहद स्तर पर उनका एक तरीके से व्यापार होता था, इसलिए उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वह बहुत अच्छी थी। ठीक है, और बाद में हम देखते हैं कि इनके जो यह लोग जो कहे जाते हैं वो उत्कृष्ट घुड़सवार थे। तो इससे कैसे याद होता है कि इन्होंने ही सबसे पहले लगाम, काठी और रकाब क्या होता था, जैसे मोजे जो होते हैं ऐसे ही घोड़ों के रस्सियों के बने मोजे होते थे जिनका यूज़ होता था, जिससे कि घोड़े ज़्यादा समय तक अपना जो मार्ग था वो उसको प्रशस्त कर सकते थे। और जो उनके बाद जो टोपियाँ प्राप्त हुई हैं वो लोहे की टोपियाँ मिली हैं, और जूते, पगड़ी, अंग रखे पतलून, भारी लंबे कोट और लंबे जूते, इनको योद्धा वर्ग ने ही नहीं अपनाया बल्कि समाज के जो विभिन्न वर्ग थे उन्होंने भी इस पूरी वेशभूषा को इसको धारण भी किया। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि भारत में चमड़े के जूते का जो व्यवसायीकरण है, व्यवसाय जो प्रारंभ हुआ है वो शक और कुषाणों के शासन की ही देन है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की उस समय की कैसी थी। ठीक है, अभी देखते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए, मैं साइड से हट जाता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इस पूरा जो महत्वपूर्ण लेख है इसको लिख लेना। आज हम आपका पूरा शक और कुषाण जो वंश का पूरा अध्याय है वो पूरा करा देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, सातवाहन वंश, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो आप बेहिचक बेझिझक हमारा जो चैनल है एनएन क्लासेस उस पर पूछिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था इनकी कैसी थी प्रिय छात्रों। प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे बड़ा जो कार्य इन्होंने किया वो जो इंडो यूनानी थे, इन्होंने सबसे पहले ही सैन्य गवर्नर का पद धारण किया था, है ना। बता चुका हूं मैं आपको लास्ट क्लास में कि इंडो यूनानी जो शासक थे इन्होंने सबसे पहले सैन्य गवर्नर का पद प्रारंभ किया था, जिसे वो क्या बोलते थे, स्ट्रैटिगो या स्ट्रैटिगोस, ठीक है, कहते थे उस पद को। और इन्हीं के समय सामंती ढांचे का भी विकास हुआ। जो सामंतवाद जो कहा जाता है, जो भारत के लिए बहुत ही हानिकारक और उसके शासन की व्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ, वह बेटा जो सामंतीवाद जो शुरू हुआ वो सबसे ज़्यादा इनकी देन है, वो शक और कुषाणों की देन है। ठीक है, और उसके बाद कुछ कुषाण शासक थे जिन्होंने देवी पुत्र की उपाधि भी ली थी। वह कौन थे, देवपुत्र कनिष्क। कनिष्क ने देवी पुत्र या देवपुत्र की उपाधि ली थी, अर्थात देवता का पुत्र।
तो कला और साहित्य में इनके हम लोग देख लेते हैं कैसे इनका मतलब आर्ट एंड कल्चर था, या इनका जो एक तरीके का उस समय लिटरेचर था वो कैसा था, किस प्रकार का था, विशेषता क्या क्या थी उनमें देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इनकी जो उत्तर मौर्य काल में कला जो मुख्य रूप से थी वो बेटा धार्मिक थी, ठीक है। और उस समय सबसे ज़्यादा दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। क्या हुए? सबसे पहला तो कार्य था स्तूपों का निर्माण हुआ था, जो बौद्ध स्तूप वगैरह होते हैं उनका निर्माण हुआ था, ठीक है। स्तूप क्या थे? स्तूप जो थे वो अर्ध गोलाकार गुंबद होते थे, उनकी जो शेप होती थी वो डोम शेप में, सेमी डोम शेप की उनकी एक तरीके की उनकी आकृति होती थी, जिसमें कोई भी एक बहुत ही प्रसिद्ध जो बौद्ध सन्यासी रहे होते थे उनके जो अवशेषी अंग होते थे, उनकी मतलब मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता था जो उनके जो अवशेषी अंग होते थे उनको एक शव पेटिका के अंदर रखा जाता था और उनकी पूजा भी की जाती थी, ठीक है। और उनके बाहर जो रेलिंग होती थी वो उस समय लकड़ी की होती थी, जिसको क्या कहते थे? प्रदक्षिणा। देखा होगा आपने सांची के स्तूप वगैरह की, आपने अगर कहीं उसकी फोटो वगैरह देखी हो तो एक जो बाहर एक रेलिंग होती है बाउंड्री टाइप की जो गोल गोल, उसे बेटा बोलते हैं प्रदक्षिणा, ठीक है। ये पहले क्या होती थी? लकड़ी की बनी हुई होती थी, बाद में किसकी बनवाई गई? पत्थर की। पत्थर की एक तरीके से जो रेलिंग होती थी बनवाई गई। और उसके बाद हम देखते हैं तीन प्रमुख कुछ उस समय स्तूप थे जिनका निर्माण हुआ था। पहला जो इसमें स्तूप था वो भरहुट का स्तूप था, ठीक है, भरहुट का स्तूप था। और इसकी जो रेलिंग या प्रदक्षिणा बनी हुई थी वो लाल पत्थर की बनी हुई थी, ठीक है, लाल पत्थर की इनकी प्रदक्षिणा बनी हुई थी। दूसरा जो स्तूप था वो सांची का जो स्तूप पहले से जो सम्राट अशोक ने बनवाया था उसका जो आकार था, जो क्षेत्र था वो दुगना कर दिया गया, ठीक है, बढ़ा दिया गया उसका क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा स्तूप था वो अमरावती या वाह, दूसरा जो मतलब एक और क्षेत्र था नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया। और यह क्या है? अमरावती, यह आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी भी है, ठीक है। अब देखते हैं इनकी मूर्ति कला और विद्यालय क्या क्या थे। तो देखते हैं इसमें पहली बार बुद्ध की प्रतिमाओं को तराशा गया, ठीक है। और 3 मूर्ति कला के विद्यालय भी विकसित हुए। कितने? 3 मूर्ति कला के विद्यालय विकसित हुए थे, जिसमें कौन कौन से थे? गांधार वगैरह के थे, ठीक है, गांधार के, मथुरा के, ठीक है बेटा। और इनका जो पहला कला विद्यालय था वो थेरू गांधार, थेरवदा एक संप्रदाय बौद्ध धर्म का, जिसे क्या कहते हैं? हीनयान भी कहते हैं, लेकिन वो बुद्ध को भगवान नहीं मानता है। लेकिन महायान धर्म का जो सबसे जो ज़्यादा एक तरीके से फैलाया वो कौन थे? कनिष्क। तो इन्होंने थेरू गांधार कला का क्या किया था? प्रतिपादन किया, उसका विद्यालय बनवाया, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा जो था मथुरा और तीसरा अमरावती। ये बेटा इनके मूर्ति कला के विद्यालय थे, ठीक है। और यहाँ बुद्ध की नई प्रतिमाओं को स्थानीय रूप में दर्शाया गया था, ठीक है। यहाँ पर जो संयोजन है वो मध्य एशिया की यूनानी रोमनों की जो संपर्क में आए हैं उनके भी इसमें गुण मिलते हैं मूर्तियों में। और ये शैली जो विकास मतलब जिस शैली का सबसे ज़्यादा विकास हुआ वह है कौन सी थी? गांधार शैली, ठीक है। गांधार शैली में या गांधार कला में जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हैं वो
भगवान बुद्ध की हैं। और शैली अगर इनकी पूछे, गांधार कला की जो शैली अगर आपसे पूछे तो बेटा वो शैली इसमें यूनानी, ठीक है। और कुछ जैसे हमने आपसे कहा कि रोमन से वगैरह से लोग आए तो उन्होंने भी, उनके भी कुछ गुण लिए गए। तो रोमन शैली में जो ज़्यादातर बुद्ध की जो आपने मूर्तियां देखी हैं वो जो कपड़े से लिपटी हुई हैं इस प्रकार से, ठीक है। और जो घुंघराले बाल हैं वो गांधार शैली में उनके मिलेंगे बाल। और जो कपड़े से लिपटी हुई जो उनकी मूर्तियां हैं, एक तरीके से पहनावा है, और उनके जैसे बोधि सत्व की जो एक तरीके से मूर्तियां बनाई गई हैं वो बेटा रोमन शैली की हैं, ठीक है। ज्यादातर उसमें नीले सलेटी शिष्ट पत्थर का प्रयोग हुआ है। नीले सलेटी, ये बेटा पूछता है, नीले सलेटी शिष्ट पत्थर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें यूनानी और रोमन दोनों शैली। और गांधार कला की प्रतिष्ठा का विस्तार मथुरा में भी हुआ है, ठीक है, जिसमें स्थानीय लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, जिस पर काले धब्बे होते थे, ठीक है। मथुरा में बड़ी संख्या में जैन देवताओं की मूर्तियां होती थी, ठीक है। मथुरा में हम देखेंगे तो बड़ी संख्या में किनकी मूर्तियां पाई गई हैं, जैन देवताओं की, ठीक है। और पूजा की वस्तुओं को रखने के लिए उनके पास एक वेसल होता था, उसे क्या कहते थे, अयाग पता। अयाग पता जो होता था, जिसमें बेटा पूजा की सामग्री वगैरह जो भी होती थी वो उसके अंदर रखी जाती थी, तो उसे क्या कहते थे, अयाग पता। महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है, पूछ सकता है। अच्छा, मथुरा कला शैली पर ब्राह्मणवादी जो प्रभाव है वह भी देखने को मिलता है, ठीक है। कुषाण काल के दौरान बड़ी संख्या में उस समय ब्राह्मणवादी जो देवता थे उसमें कार्तिकेय, विष्णु, ये बेटा पूछ लेता कि इनकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसमें कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर, इनकी तीनों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। भगवान कार्तिकेय, भगवान विष्णु और भगवान कुबेर की तीनों की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो कुषाण काल के दौरान प्राप्त हुई हैं। तो बेटा आज की क्लास को यहीं हम रुकते हैं, और बाकी हम इसमें रह गया है थोड़ा मूर्ति कला और विद्यालय से संबंधित, और विज्ञान व जो तकनीक थी उस समय की वह कैसी थी उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं रुकते हैं बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनंत क्लासेस, कीप वॉचिंग अनंत क्लासेस। नमस्कार प्रिय छात्रों।